हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम नेगी। आज जो है हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 5 जो कि है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, इसके जो है टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रामर, यानी कि व्याकरण। इसके बारे में जो है आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके मीनिंग के बारे में कि व्हाट इज़ ग्रामर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रामर। आप व्याकरण से क्या समझते हैं? ग्रामर ग्रामर जो है या फिर व्याकरण जो है होता क्या है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं पहले कि व्हाट इज़ ग्रामर। अ लैंग्वेज इज सेट ऑफ वर्ड्स और इन अदर वर्ड्स सेट ऑफ रूल्स। अ लैंग्वेज इज सेट ऑफ वर्ड्स और in other words set of rules. This set of rules we call it as a grammar. भाषा शब्दों का समूह है या दूसरे शब्दों में कहें तो नियमों का समूह है। इसी नियमों के समूह को व्याकरण कहा जाता है। जो भी शब्दों का समूह या जो भी शब्द मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं या फिर ऐसे समूह का निर्माण शब्दों का उपयोग करते हुए किसी समूह का निर्माण करते समय जिन नियमों का ध्यान रखा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सेट ऑफ रूल्स का जो ध्यान रखा जाता है उन्हीं नियमों के समूह को जो है व्याकरण कहा जाता है। यहाँ पे हमने जाना कि ग्रामर होता क्या है, कि जब भी हम छोटे से छोटे वर्ण अल्फ़ाबेट जो है लेटर जो है उनके यूज़ करके किसी वर्ड का निर्माण करते हैं और उस वर्ड की सहायता से जो है उस शब्द की सहायता से जो है हम नियमों का व्याकरणिक नियमों का ध्यान रखकर किसी वाक्य का निर्माण करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है व्याकरण या ग्रामर कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रामर की कि व्याकरण की परिभाषाएं क्या है, क्या क्या है। तो आइए इसमें सबसे पहली परिभाषा जो है उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू गॉर्डन, grammar is a body of rules which explain and regulate the structure of the sentence. व्याकरण नियमों का एक निकाय है जो वाक्य की रचनाओं को समझता और माफ़ कीजिएगा जो वाक्यों की रचनाओं को समझाता और विनियमित करता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉर्डन इन्होंने यहाँ पे कहा है कि वाक्य व्याकरण जो है नियमों का एक निकाय है जिसमें नियमों के बारे में जो है हमें बताया जाता है। नियमों की निकाय से यहाँ पे हमारा मतलब है कि नियमों के बारे में किसी भी लिटरेचर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम किसकी मदद से पढ़ते हैं या जानते हैं उस लिटरेचर को? उसके व्याकरण की सहायता से, क्योंकि व्याकरण में ही वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं जिसके द्वारा हम जो है किसी भाषा को रीड करने में, राइट करने में या उसे बोलने में जो हम एबल हो पाते हैं। तो ऐसे जो नियम हैं उनके बारे में जो हमको समझाता है आसानी से, जिसकी सहायता से हम समझते हैं और जिसके द्वारा यहाँ पे यूज़ किया गया है विनियमित करता है। विनियमित मीन्स कि जो हम अपने विचारों का विनिमय करते हैं। विनिमय करना मतलब अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को समझना। इसे कहते हैं विनिमय, विचारों का विनिमय या फिर आदान प्रदान। ये प्रोसेस करने में जो हमें हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और ये परिभाषा, ये डेफिनेशन किसने दी है? गॉर्डन ने। आइए नेक्स्ट जो है वो है अकॉर्डिंग टू स्वीट। इनका कहना है कि ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज, इट्स अनाटमी। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण, उसका शरीर विज्ञान है। अब स्वीट यहाँ क्या कह रहे हैं कि व्याकरण जो है व्यवहारिक विश्लेषण, प्रैक्टिकल, जो हम एनालिसिस की बात करते हैं व्यवहारिक रूप पे, कहने का मतलब जब हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको बोल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके उच्चारण की कोशिश कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उसकी हेल्प से हम अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, दूसरों के थॉट्स को समझने में हम एबल हो पा रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रैक्टिकल एनालिसिस। प्रैक्टिकली जब उसे एनालाइज करते हैं
तो उसे क्या क्या कहा जाता है, वो एनालाइज हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कौन बताता है, ये करेक्शन कौन करता है, थ्रू द हेल्प ऑफ ग्रामर। तो ये जो है इस प्रोसेस के बारे में जो हमें बताता है कि ठीक है गलत है या फिर गलतियां हैं, तो कहाँ गलतियां हैं, किस प्रकार से जो है अपनी गलतियों को जो है ठीक किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, वो ये सारा प्रोसेस जो है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर जो है सक्सेसफुली जो है डन हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्वीट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू लोनार्ड ह्यूम फील्ड, मीनिंगफुल एंड प्योर अरेंजमेंट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। भाषा की सार्थक और शुद्ध व्यवस्था को व्याकरण कहा जाता है। भाषा के लिए जो है हम सबसे छोटे स्तर पर अल्फ़ाबेट, लेटर या वर्ण जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इनके द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों की सहायता से हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, और सेंटेंस मेकिंग हम कब करते हैं, अपनी किसी भाषा को ध्यान में रखते हो, या तो हम हिंदी में सेंटेंस मेकिंग करेंगे या फिर इंग्लिश में करेंगे या फिर अदर लैंग्वेजेस में करेंगे। तो भाषा की जो सार्थक और शुद्ध व्यवस्था है, ठीक है, जो लॉजिक जो हमें बताता है, जो व्याकरण हमें बताता है कि जैसे हम बात करते हैं समय की, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट में हम बात करते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट सेंटेंस है, ये पास्ट सेंटेंस है या फिर ये फ्यूचर सेंटेंस है, क्योंकि ग्रामर में इसकी जो है व्यवस्था की गई है कि पास्ट सेंटेंस में वॉज आएगा, था आएगा, प्रेजेंट में विल आएगा, सॉरी फ्यूचर में विल आएगा, प्रेजेंट में इज आएगा। तो ये नियम जो है हमने नहीं बनाए, ये क्या है, ये ग्रामर के व्याकरण के नियम है, जिससे हमें काल के बारे में या समय के बारे में पता चलता है। तो ये क्या होती है, ये है उसकी सार्थक और शुद्ध व्यवस्था, किसकी, ग्रामर की, किसी लिटरेचर को सीखने के रिगार्डिंग। तो इस सार्थक और शुद्ध व्यवस्था को जो है व्याकरण कहा जाता है, और ये परिभाषा जो है, ये डेफिनेशन जो है, ये दी गई है लोनार्ड ह्यूम फील्ड के द्वारा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ग्रामर की, कि पार्ट्स ऑफ ग्रामर जो है क्या है, या फिर इसे कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ग्रामर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इज इन लेटर्स, इन वर्ड्स एंड लास्ट इज इन सेंटेंसेस। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इन वर्ड्स, कि ग्रामर को 3 बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद में हमने जान लिया, लेकिन ये 3 बेसिस है क्या, जिस तरीके से यहाँ सीक्वेंस बनाया गया है या क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है कि फर्स्ट हमारा लेटर है, सेकंड जो है हमारा वर्ड्स है, एंड लास्ट हमारा सेंटेंसेस है। ठीक है, इन 3 चीज़ों को इसी सीक्वेंस में रखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हम लेटर्स के बारे में अवेयर होते हैं, लेटर्स को जानना पहचानना सीखते हैं। उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ लेटर्स जो हम वर्ड्स को बनाना सीखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम लेटर्स बनाना सीख गए हैं, वर्ड्स बनाना सीख गए हैं, तो एट द एंड हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स वी आर गोइंग टू मेकिंग सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस हम क्यों बनाते हैं, अपने विचारों या भावों के आदान प्रदान के लिए, या फिर किसी दूसरी या तीसरी, सेकंड या थर्ड लैंग्वेज को सीखने के लिए हम ये सब करते हैं। और उसके बाद जो है, उसके बाद अब हम ब्रीफली जानेंगे कि इन वर्ड्स, ठीक है, वर्ण विचार क्या होते हैं। इसमें हम जानेंगे वर्ण विचार इन लेटर्स, कलेक्शन ऑफ हिंदी वर्ण एंड अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ हिंदी वर्ण। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी लिटरेचर की बात करें, तो हिंदी वर्ण के बारे में जो है इसमें नॉलेज दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, या फिर इंग्लिश के जो ABCD अल्फ़ाबेट है A to Z, उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इन लेटर। इस बेस पे जो है हम व्याकरण को या ग्रामर को सीखते हैं। इस बेस पे जो है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो अभी हमने पढ़ा वो था इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज इन वर्ड्स, शब्द विचार। It is formed with the combination of more than a
लेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले हमने इन लेटर में क्या बात की थी कि हिंदी वर्ण या अल्फ़ाबेट्स के बारे में अवेयर किया जाता है, उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। अब सेकंड स्टेज में क्या किया जा रहा है कि अल्फ़ाबेट का ज्ञान उसे हो गया, हिंदी वर्णमाला के बारे में वो सीख गया। अब क्या कर रहा है वो, विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ण एंड अल्फ़ाबेट्स, इनकी हेल्प से या इनकी कॉम्बिनेशन से वो क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन अ लेटर, वो एक वर्णमाला या एक वर्ण या एक अल्फ़ाबेट से ज़्यादा वर्ण को जोड़कर जो है शब्द का निर्माण कर रहा है। ठीक है, जैसे हिंदी में हमने पढ़ाया ग और र, ग और र वर्ण को जोड़ने से क्या बनता है, घर शब्द बन रहा है। ठीक है, जब हम ग और र को अलग अलग पढ़ रहे हैं तो क्या है, ये वर्ण है, लेकिन जब हम इसे जोड़ रहे हैं या जोड़ कर पढ़ रहे हैं तो ग और र के मिलने से क्या बना शब्द, घर, जिसका अर्थ होता है हमारा घर, जिस पे हम रहते हैं अपने परिवार के साथ। तो इस प्रकार से ये क्या है, इन वर्ड्स। ठीक है, अब वर्ड्स की हम बात करें थर्ड टाइप से पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्ड्स है टाइप्स है वो है रूड, रूड वर्ड्स, द वर्ड्स विच हैज़ नो मीनिंग आफ्टर डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स, टुकड़ों में करने के बाद जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं रूढ़ शब्द या रूढ़ वर्ड्स होते हैं, वो जिनको टुकड़ों में बांटने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माला शब्द को ले रहे हैं, उदाहरण के लिए माला शब्द, लेकिन जब हम इसे तोड़ रहे हैं माला शब्द को, माला शब्द का हमने म अलग कर दिया, म अलग कर दिया, ल अलग कर दिया, तो म और ल शब्द को अलग करने से क्या हुआ, इसका अर्थ नहीं रहा, इसकी जो मीनिंग है वो नहीं रही, तो ये क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, रूढ़ वर्ड्स या फिर रूढ़ शब्द हमें इसे कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ वर्ड्स है वो है हमारा यौगिक वर्ड। यौगिक वर्ड में क्या होता है कि विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो। जैसे यहाँ पे है हमारा अधिक शब्द। ठीक है, अब अधिक शब्द यहाँ पे क्या है, एक अ द क, तीन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अधिक शब्द जो है तीन से, एक दो तीन, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, तो ये क्या है, हमारा यौगिक वर्ड है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। देन हमारा है योग रूढ़ वर्ड्स। योग रूढ़ जो शब्द है, योग रूढ़ दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स एंड हैज स्पेशल मीनिंग, दो शब्दों से मिलकर बने हो और जिसका विशेष अर्थ हो। ठीक है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे हम बात करते हैं संधि की, संधि विच्छेद की हम बात करते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद में क्या किया जाता है, शब्दों को तोड़कर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल विद्या जमा आले। ठीक है, लेकिन संधि में क्या किया जाता है, तोड़े हुए शब्दों को मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया है, दो शब्दों से मिलकर बने हो, दो शब्दों से मिलकर बने हो, दैट मीन्स कि संधि की गई है, दो टूटे हुए शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। और साथ ही यहाँ पे क्या कहा गया है, जिसका विशेष अर्थ हो, वो अर्थ, दो अलग अलग शब्द तोड़े हुए थे उनको इकट्ठे मिलाया गया, संधि के द्वारा मिलाया गया, लेकिन अब इकट्ठे होने के बाद, संधि करने के बाद जो इसका विशेष अर्थ होता हो, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, योग रूढ़ योग रूढ़ वर्ड्स कहते हैं उसे। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल लंबोदर, लंबोदर मीन्स जिसकी लंबी नाक हो, लंबोदर। अब हिंदू धर्म में हम बात करें तो लंबोदर, लंबी नाक वाला किसे कहा जाता है, लंबोदर कहा जाता है, लंबी नाक वाला कहा जाता है श्री गणेश को, जिसकी लंबी नाक हो, मतलब गणेश। अब देखिए, जब हम लंबोदर शब्द कह रहे हैं तो इसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन जब इसके हम अर्थ को जब हम समझ रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, लंबी नाक वाला। और भावनाएं हमारी लंबी नाक वाली किससे जुड़ी हुई है,
श्री गणेश से, भगवान से। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा योग रूढ़ वर्ड हुए। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ वर्ड हमने पढ़े, लेकिन हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ ग्रामर की। पार्ट्स ऑफ ग्रामर में क्या है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमने इन लेटर पढ़ लिया, सेकंड हमने इन वर्ड्स पढ़ लिया, और वर्ड 3 टाइप्स के होते हैं ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट, इन सेंटेंसेस, लास्ट इसका पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में वाक्य विचार, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस थॉट्स एंड आइडियाज इन अ क्लियर एंड कॉन्साइज मैनर। शब्दों का समूह जो विचारों को व्यक्त करे और स्पष्ट जिसका अर्थ हो, उसे क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, कि ग्रामर के 3 बेसिस है, एक है लेटर बेस्ड, एक है हमारा वर्ड बेस्ड, और लास्ट है हमारा सेंटेंस बेस्ड। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि शब्दों के समूह जो विचारों को व्यक्त करते हैं। शब्दों का यूज़ हम क्यों करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए, जो हमारे मन में है उसे कहने के लिए, उस भाव को जो है अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए हम शब्दों का यूज़ करते हुए क्या करते हैं, सेंटेंस मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो शब्दों का समूह जो विचारों को व्यक्त करता है और स्पष्ट जिसका अर्थ होता है। शब्दों का यूज़ करके हम सेंटेंस मेकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो मीनिंग निकल रही है वो स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। और ये स्पष्टता हमें कहाँ से मिलती है सेंटेंस में, ग्रामर या व्याकरण की सहायता से। तो उसे क्या कहा जाता है, इन सेंटेंस। ठीक है, तो ये 3rd टाइप हो गया ग्रामर का, कि ग्रामर को जो है 3 बेसिस में या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ ग्रामर की, कि व्याकरण के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों ग्रामर के बारे में सिखाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट इज टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द लैंग्वेज, भाषा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। ये क्या है, फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एम ऑफ ग्रामर है, कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि लैंग्वेज के प्रति, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा जो सीख रहा है एक इंडिविजुअल, उसका एटीट्यूड जो है उस लैंग्वेज को सीखने के रिगार्डिंग, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो आउटलुक है उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग, वो होना चाहिए साइंटिफिक। साइंटिफिक मीन्स फैक्ट एंड लॉजिक्स पे डिपेंड, ना कि वो लोगों की द्वारा बताई गई बातों को, दंत कथाओं को, या ऐसी काल्पनिक बातों के बेस पे जो है किसी ग्रामर को या भाषा को विद द हेल्प ऑफ ग्रामर सीखे या लर्न करे। तो उसका साइंटिफिक आउटलुक होना चाहिए। साइंटिफिक आउटलुक क्या होगा, यदि कोई इंडिविजुअल इंडिया में किसी लैंग्वेज को सीख रहा है तो वो साइंटिफिक आउटलुक या फिर वो ग्रामर के फैक्ट्स एंड लॉजिक यहाँ पे भी सेम होंगे। अगर वो कोई दूसरा इंडिविजुअल किसी दूसरी कंट्री में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीख रहा है तो वहाँ पे भी वो जो व्याकरण है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी सेम रहेंगे दोनों कंट्री में, जो लोग सेम लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। तो वो साइंटिफिक आउटलुक है, क्योंकि उसमें जो लॉजिक दिए गए हैं, जो फैक्ट्स कहे गए हैं, वो दोनों ही सिचुएशन में, दोनों कंट्री में, दोनों इंडिविजुअल के लिए सेम है, ना कि अलग अलग है। तो साइंटिफिक आउटलुक की बात कही गई है, ना कि लोगों के द्वारा कही गई बातों के बेस पे सीखना किसी लैंग्वेज को। नेक्स्ट इज टू एनेबल द पीपल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। छात्रों को अपने विचारों को तर्कपूर्ण और सही तरह लिखने और बोलने के योग्य बनाना। ग्रामर क्यों सिखाई जाती है, क्या इसका उद्देश्य है, ताकि छात्र जो है, किसी बच्चे को अगर स्कूल कॉलेज में लैंग्वेज सिखाई जा रही है तो वो क्यों सीखता है, ताकि वो उस सेकेंड लैंग्वेज को जो इसको वो सीख रहा है उस लैंग्वेज में बात करने वाले लोगों के साथ जो है अपने विचारों को जो है लॉजिकली जो है, और लॉजिक वाली बात कहाँ से आई, लॉजिक वाली बात आई इसके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से, कि साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए उसका। साइंटिफिक एटीट्यूड होगा तभी उसके विचारों में तर्कपूर्ण हो गए उसके विचार। ठीक है, कि
एक तो वो साइंटिफिक आउटलुक दे रहा है, साइंटिफिक एटीट्यूड है उसका टूवर्ड द लैंग्वेज। तो उसने जो भी अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, वो सही तरीके से उसे लिख भी पा रहा है और बोल भी पा रहा है। लिखने और बोलने में वो जो है एबल हो पा रहा है। जब भी हम कोई नई चीज़ें सीखते हैं तो हम वो सीखते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इन बेसिस पे, इन स्किल्स के बेसिस पे हम उसको लैंग्वेज को सीखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण के नियमों की समझ को विकसित करना। कि व्याकरण के जो भी नियम हैं, जैसे हमने बात की थी कि एक भारत में रह के सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है और दूसरा किसी फॉरेन कंट्री में रहकर सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है, तो क्या होगा अगर वो दोनों एक ही लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो व्याकरण के जो नियम होंगे, जो रूल की बात की गई है, रूल ऑफ ग्रामर की बात की गई है, वो दोनों ही कंडीशन में सेम होंगे। तो व्याकरण के नियमों की समझ को विकसित किया जाता है, वो फिक्स रहते हैं, ना कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। एंड द नेक्स्ट इज ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, व्याकरण भाषा की प्रणाली है। व्याकरण को जो है भाषा की जो है एक प्रणाली या उसका सिस्टम कहा गया है। क्यों? क्योंकि किसी भी भाषा को हम तभी भली भांति सही तरीके से सीख पाते हैं जब हमें उस भाषा के ग्रामर का जो है पूरी तरह से अच्छी प्रकार से उसका हमें नॉलेज होगा, तभी हम उस भाषा को सीख पाते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसके ग्रामर पे जाते हैं, ग्रामेटिकल अपनी वीक पॉइंट्स को जो है हम करेक्शन करते हैं, वीक पॉइंट को जो है हम स्ट्रांग बनाते हैं। हम ग्रामेटिकल बेस पे जाते हैं, ग्रामर को समझते हैं। यदि हम ग्रामर को समझने में जो है एबल हो पाते हैं, तभी हम इंग्लिश बोल पाने में, लिख पाने में, पढ़ पाने में जो है हम एबल हो पाते हैं। नेक्स्ट, इनेबलिंग स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज द प्योर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, छात्रों को भाषा के शब्द रूप को पहचानने में सक्षम बनाना। कि बच्चे जो हैं जब उन्हें भाषा सिखाई जा रही है विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, तो भाषा के जो शब्द रूप है, जिस भाषा के शब्द को, जिन शब्दों को वो यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस मेकिंग में, तो उनको वो आइडेंटिफाई कर सके, उनको वो रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके उन शब्दों को। या फिर शब्दों को कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रूल एंड रेगुलेशन है वो उस रूल एंड रेगुलेशन को आइडेंटिफाई कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके कि ये कौन से ग्रामर को, कौन से लैंग्वेज के ग्रामर के जो है शब्द हैं या फिर रूल एंड रेगुलेशन है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण का ज्ञान। भाषा के द्वारा ही जो है बच्चे को प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कराई जाती है, उसे जो है सस्वर पाठन इस बारे में जो है बताया जाता है, सिखाया जाता है। वो साइलेंट रीडिंग करता है, लाउड रीडिंग करता है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करता है। उसके बाद जो है वो उसके उच्चारण में, उनके प्रोनाउंसिएशन में जो है वो एबल हो पाता है, स्पष्ट रूप से या क्लियरली जो है उसे प्रोनाउंस कर पाता है उस भाषा के शब्दों का ग्रामर के बेस पे। नेक्स्ट इज इनेबलिंग स्टूडेंट टू प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, छात्रों को भाषा में दक्षता हासिल करने में सक्षम बनाना। जैसे हमने पहले भी मैंने कई बार कहा कि किसी भी लैंग्वेज को जो है उस लैंग्वेज के व्याकरण या ग्रामर बेस पे ही जो है सीखा जा सकता है आसानी से, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, बल्कि वो ग्रामर सेम रहता है, चाहे वो कोई एक जगह पे सीखे या कोई बहुत दूर किसी दूसरे देश में रहकर उस भाषा को सीख रहा होगा। तो बच्चों में क्या होगा, ग्रामर बेस के कारण जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बच्चा सीख रहा है, जो स्टूडेंट उस लैंग्वेज को सीख रहा है, वो उस लैंग्वेज को सीखने में जो है उसकी प्रोफिशिएंसी जो है, उसकी दक्षता जो है उसमें हासिल कर पाएगा। और ये कब सफल या संभव हो सकता, कब पॉसिबल है, जब वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के ग्रामर को अच्छे प्रकार से सीखेगा, समझेगा व्याकरण को, और व्याकरण को भली भांति सीखने के बाद ही जो जो है उस लैंग्वेज को वो बोलने में, लिखने में, सुनने में जो है और उसको रिकॉग्नाइज करने में जो है एबल हो पाएगा। तो बच्चों, आज जो है हमने
ग्रामर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा व्याकरण के अर्थ के बारे में। इसमें हमने अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में जाना कि अलग अलग लोगों के द्वारा या डिक्शनरी के द्वारा क्या क्या डेफिनेशन दी गई है ग्रामर के रिगार्डिंग। फिर हमने पढ़ा कि ग्रामर को जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा एम्स ऑफ ग्रामर कि ग्रामर जो है क्यों सिखाया जाना चाहिए, बच्चों को क्यों बताया जाना चाहिए ग्रामर के बारे में।